हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एवन सर। आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं जीव विज्ञान का पेपर। ठीक है, आप लोगों का जो एग्जाम है 4 अप्रैल को है और 4 अप्रैल को आपको कौन सी रणनीति अपनानी है, पेपर कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके का पेपर आएगा और जो आप पेपर देख रहे हैं सेम इसी तरीके का आपको पेपर आपके यूपी बोर्ड में देखने को मिलेगा। इस वाले पेपर को गलती से भी हल्के में ना लें। जो आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के यूपी बोर्ड में आएंगे। तो आपको मैं ये जो मॉडल समझा रहा हूं, इसको समझाने के पीछे का लॉजिक यही है कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ सकें। आप ये समझ लीजिए एग्जाम से पहले ये जो पेपर है वो आपको मिल गया है और यही वाला आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता होगा 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा। 3 घंटे आपको सॉल्व करना है, 15 मिनट में आपको पूरा पेपर को एक बार रिवाइज कर लेना है 15 मिनट में, और जिससे आप रणनीति बना सकें कि पेपर कैसे सॉल्व करना है। दूसरा है, जैसा कि आपको पता होगा 70 नंबर का ये एग्जाम होता है, तो 30 नंबर आप लोगों को जो मिलते हैं वो कॉलेज वाले दे देते हैं। ठीक है, आइए आगे हम निर्देशन की बात करते हैं। तो देखो ये इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होनी ही चाहिए। देखो क्या दे रखा है, हमको चेक करके देखिए आप। आरंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगर किसी भी प्रश्न को आप छोड़ते हैं तो नंबर आप लोगों के कट जाएंगे। आवश्यकता अनुसार पुष्टि नामांकित चित्र या रेखा चित्र द्वारा कीजिए, मतलब जिस प्रश्न में आपको लगता है कि आप रेखा चित्र बना सकते हैं या प्रश्न में दे रखा है कि आपको नामांकित चित्र बनाइए, तो उसका डायग्राम बनाकर ही आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सभी प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने दे रखे हैं, मतलब कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है उसके सामने वो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं और ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर के होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और प्रश्न को सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखो यहां पर दे रखा है प्रतिनिधित्व, ये थोड़ा अजीब सा शब्द लगेगा आप लोगों को। प्रतिनिधित्व का मतलब नर जनन अंग को कौन दर्शाता है, नर जनन अंग कौन सा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, पुमंग, जायांग, गुरु बीजाणुधानी या फिर पराकरण। ठीक, तो नर जनन अंग जो होता है वो हमारा होता है पुमंग। कौन सा होगा? पुमंग। ठीक है ना। अब आपको एक चीज और ध्यान देनी है, वो क्या है वो भी सुन लीजिए। देखो याद कैसे करना है, पू से बनाते हैं हम पुरुष। क्या बनाते हैं? पू से बनाते हैं हम पुरुष, और पू से ही क्या बन जाता है? पुमंग, जिससे हम ये थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कौन सा नर जनन अंग होगा। तो पहले का होगा फर्स्ट। ठीक है ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में जब आप प्रश्न को लिखें तो ब्लैक पेन से ही लिखना, और जो आंसर लिखें उसे आप ब्लू पेन से लिखना। क्वेश्चन और आंसर लिखते समय आप ध्यान रखना कि काटपीट आपकी बिल्कुल भी एग्जाम में ना हो। ठीक, दूसरे नंबर का पढ़ते हैं, खा। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, तो लिंग निर्धारण कौन करेगा? आइए देख लेते हैं। लिंग निर्धारण करेंगे मां के गुणसूत्र, अंडाणु की माप, शुक्राणु की माप या पिता के लिंग गुणसूत्र। तो आपका आंसर होगा पिता के लिंग गुणसूत्र। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिता के एक्स या वाई गुणसूत्र ही लिंग का निर्धारण करते हैं। अगर एक्स अंडाणु का निषेचन करेगा तो लड़की पैदा होती है, अगर वाई अंडाणु के साथ निषेचन करेगा तो लड़का पैदा होता है। मतलब लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र करते हैं, ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगला है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम जीन इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये वाली बात आप ध्यान रखना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को जीन इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन है चिकित्सा में, दूसरा है कृषि में, तीसरा है इन दोनों में, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें और पेपर में इस तरीके से आ जाए इन दोनों में, या ए व बी दोनों, या फिर ये सभी, इस तरीके के अगर आप लोगों के ऑप्शन दे रखे हैं तो 99% चांस होता है कि आपका जो आंसर होगा वो वही होगा। ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। अगला है, लाइकेन जो पारिस्थितिकी अनुक्रम को आरंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी साचर्य होते हैं। इसका कहने का मतलब यह होता है कि हमारे पास जो लाइकेन होता है इनमें किन किन चीजों का अस्तित्व होता है।
तो देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारे पास लाइकेन होता है ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक तो होता है फंगी, फंगी को हम बोलते हैं कवक, और एक होता है एल्गाई, एल्गाई को हम बोलते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं? शैवाल। तो देखो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ये शैवाल और कवक। शैवाल और कवक जो होते हैं ये आपस में मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। ठीक है, आइए आगे हमारे पास दे रखे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सभी जो प्रश्न हैं का से लेकर डा तक दे रखे हैं, मतलब 5 प्रश्न हैं और पांचों प्रश्न आप लोगों को जैसा कि पता होगा 5 नंबर के हैं, मतलब हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का दे रखा है जैसा इसके पीछे दे रखे हैं। अब देखिए करना क्या है, पहला है क्लाइनेफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या है। तो देखो मैं इसको सॉल्व करने का एक अच्छा सा मतलब कि ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को। वो ट्रिक क्या है, देखो जैसा कि आपको पता है नॉर्मल इंसान में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46। हमें पूछ रखे हैं इस बीमारी में, तो ये दे रखा है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो क्लाइनेफेल्टर देखो बड़ा सा नाम आ रहा है, तो बड़ा है तो आप एक इसमें बढ़ा देंगे, 47 होंगे। ये है टर्नर, टर्नर छोटा है तो इसमें एक घटा देंगे, ये हो जाएगा 45। तो ध्यान रखना नॉर्मल इंसान में होते हैं 46 गुणसूत्र, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में होते हैं 47 और टर्नर सिंड्रोम में होते हैं 45। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है खा। देखो एग्जाम में भी आप ऐसे करना कि इस तरीके से नंबरिंग करके चल जाना कि 2 का खा है ये। ठीक है ना, ऐसे मत करना कि पता ही ना चले मतलब कि चेक करने वाले को कि आपने लिखा क्या है या कौन से नंबर का है। साफ साफ स्पष्ट भाषा में बता के चलना कि भाई का ये खा है, का ये है, इस तरीके से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नर जर्म प्लाज्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा गुणसूत्र का निर्माण करती हैं? ठीक है, तो ये वाली बात आप ध्यान रखना कि शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। क्लियर है? अगला है पराग मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो देखो इसकी मैं एक छोटी सी तुम्हें ट्रिक समझा देता हूं। ठीक है, आइए जैसे मुझे दे रखी है पराग मात्र कोशिकाएं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा पराग मात्र और ये हो गई कोशिका। क्या हो गई? कोशिका। और यहां पर मैंने थोड़ा लंबा सा बनाया और यहां पर लिख दिया मैंने अर्धसूत्री विभाजन। क्या लिखा? अर्धसूत्री विभाजन लिख दिया और यहां पर मैंने लिख दिया परागकण। क्या लिख दिया? परागकण। ठीक, अब आपको ध्यान देना है कि अर्धसूत्री विभाजन से पहले जो कोशिका होती है वो होती है द्विगुणित और अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो कोशिका होती है वो होती है अगुणित। ये ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान देना है कि जहां कहीं पर भी मात्र कोशिका शब्द आ जाए तो समझ जाना मात्र कोशिका हमेशा द्विगुणित होती है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि यहां पराग मात्र कोशिका दे रखी है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण बनते हैं। तो पराग मात्र कोशिका दे रखी हो और परागकण पूछे तो उसमें 4 का आप गुणा कर देना। ठीक है, और किसी प्रश्न में अगर आपको परागकण दे रखा हो और अर्धसूत्री विभाजन पूछे तो जो परागकण दे रखे हैं उसे x मान लेना और 4 का दे देना भाग और आपका आंसर निकल आएगा। देखो अगर एक बार में अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो एक काम जरूर करना, आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उस एंजाइम, देखो तो ये इसका तो आंसर पता पड़ गया होगा ना, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? द्विगुणित बताएंगे। ठीक है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो देखो तोड़ देता है तो उसका नाम है प्रतिबंधन। क्या है? प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। क्या बोलेंगे? बताइए। प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। देखो ये जो मतलब कि एंजाइम होता है, इस एंजाइम का काम होता है कि डीएनए खंड को आपस में तोड़ने का काम करेगा। एक चीज और ध्यान रखना, प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम या डीएनए की आणविक कैंची या डीएनए का आणविक चाकू या फिर प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम, तो इस तरीके से बहुत सारे इसके नाम हो सकते हैं, तो आप इनको ध्यान रखना। ठीक है ना, आइए अगला है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं? तो देखो अब हम आपसे बात कर लेते हैं कि देखो हम बहुत सारे प्रश्न हैं, ये वाला जो प्रश्न है आपको सेल्फ करना है। ठीक है, अगर मैं देखो हर एक प्रश्न को बताने लग गया तो आपको पता है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आइए अगला है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय जो होंगे, मैं केवल और केवल आप लोगों को इनको क्या समझा रहा हूँ, मैं प्रश्न समझा रहा हूँ। ठीक है,
लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं तुम्हें बता चलता हूँ कि करने का क्या तरीका है। आइए, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। ये पेपर में 2-2 नंबर में आएंगे, ठीक है। पक्षियों में लिंग निर्धारण होता है ZZ प्रकार का। ये जो हमारे होते हैं, बताओ नर होंगे या मादा? बताइए कि ये जो हमारे ZZ होते हैं ये हमारे होते हैं नर पक्षी, और ZW जो होते हैं ये हमारे होते हैं मादा पक्षी, ठीक है। जब जेड शुक्राणु का मिलन जेड अंडाणु के साथ होता है तो उत्पन्न होने वाला जो पक्षी होता है वो कैसा होता है? मादा पक्षी, सॉरी नर पक्षी। जब जेड शुक्राणु का मिलन डब्ल्यू अंडाणु के साथ होता है तो उत्पन्न होने वाला कैसा होता है? फीमेल पक्षी, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यहां पर क्या काम करना है? केवल और केवल आपको डायग्राम बनाना है डीएनए का, है ना। साफ सुथरा बनाना, अच्छे तरीके से बनाना, जिससे कि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे सके। डीएनए का डायग्राम बनाकर चले आना। अगला है प्रतिरक्षी क्या है, ठीक है। प्रतिरक्षी को हम एंटीबॉडी बोलते हैं, तो प्रतिरक्षी बता देना। अगला है आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे समझाएंगे या आप कैसे स्पष्ट करेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। तो देखो, आप ये कहेंगे कि जो हमारे पास आम का जो पौधा होता है उस आम के पौधे पर आर्किड जो जैसे आम का पौधा है इसकी शाखा पर आर्किड जो होता है वो एक अधिपादप होता है, वो उगाता है, जिससे आर्किड को रहने के लिए स्थान मिल जाता है। लेकिन इससे मतलब कि आम के पौधे को ना तो कोई नुकसान होता है और ना ही कोई फायदा होता है। इसे बोलते हैं हम सहभोज्यता। क्या बोलेंगे? सहभोज्यता। ये संबंध होता है, ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें पूछा है ना के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, तो बता देना। इसमें आम के पेड़ को तो कोई ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन आर्किड का जो पौधा होता है इसको फायदा होता है क्योंकि इसको रहने के लिए जगह मिल जाती है, ठीक है। जब ए है और ए बी है, एक को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो ये जो संबंध होता है इस संबंध को हम सहभोज्यता बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला है जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण दर्शाइए। इसे भी आप करके चलो आना, अच्छा है ये भी। अगला है कहाँ गया? हाँ, ये रहा लघु उत्तरीय प्रश्न। सेकंड वाले जो हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3-3 नंबर में है भाई, एक भी छोड़कर मत आना आप लोग। अगला है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करो। तो हमेशा ध्यान रखना, यहां दे रखा है लघु बीजाणुधानी, यहां पर दे रखा है गुरु बीजाणुधानी। तो देखो, लघु बीजाणुधानी को बोलते हैं परागकोश, इसे हम क्या बोलेंगे? परागकोश, ठीक है। और ये दे रखा है गुरु बीजाणुधानी, इस गुरु बीजाणुधानी को बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड। तो आपसे ये पूछा गया है कि परागकोश और बीजांड में क्या अंतर है, मतलब लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में क्या अंतर है, वो अंतर पूछा गया है, तो बता देना। अगला है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला। तो देखिएगा, इसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर कोई नर है और ये कोई मादा है, ठीक है, नर में XY गुणसूत्र बनते हैं जबकि महिला में XX बनते हैं। जब नर का X शुक्राणु महिला के X अंडाणु के साथ निषेचन करता है तो XX हो गया, तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़की होगी। और जब जब X अंडाणु और Y शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है वो लड़का होता है। अतः लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है, ना कि माता के गुणसूत्र से, इसलिए महिलाओं को दोष देना सरासर गलत होता है, ठीक है। ये मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है आप लोगों को, और वीडियो को 2-3 बार अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको ये चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। अगला है एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। अच्छा है, देखो इसमें क्या काम करना है, एक लंबा पौधा लेना है, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आप लोगों को, एक बोना लेना है, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। जब लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे के साथ कराया जाता है, ये मटर का पौधा है, तो यहां पर क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसमें क्या है कि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पर प्रभावी हो जाता है,
जब यहाँ पर ये जो एबन पीढ़ी आई है, एबन पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे। इसका मतलब लंबापन जो होता है वो कैसा होता है, प्रभावी होता है, और बौनापन जो होता है वो अप्रभावी होता है। इसलिए स्मॉल टी एबन पीढ़ी में होते हुए भी अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ये अप्रभावी है, जबकि कैपिटल टी जो है वो प्रभावी है, इसलिए एबन पीढ़ी के पौधे लंबे हो जाते हैं। क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, बाकी का आप खुद ही कर सकते हैं। अगला है डीएनए कुंडली की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को अभिकल्पित करने में सहयोग किया है, इसकी व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आप लोगों को ये एग्जाम से पहले काफी बार करा चुका हूं, इसको मैं आप करके जरूर लाना। मॉडल में मिल जाएगा आप लोगों को, देखो जो मुझसे नहीं पढ़ते वो मॉडल में से देख लेना। अगला आइए, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, ये आपको करके आना है। अगला है, जैविक जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रण करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप करके आना। जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक पता है कौन कौन से होते हैं? जैव उर्वरक वही होते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो गया है ना, और कवक वगैरह हो गए, नीली हरी शैवाल वगैरह हैं, राइजोबियम वगैरह हैं, ये जैव उर्वरक हैं। ठीक है, वो हमने क्लास में सब करा रखा है। आपको तो यहाँ पर मैं प्रश्न समझा रहा हूँ, प्रश्न देख लीजिए कौन कौन से आएंगे। जिसके पास नोट्स हैं वो नोट्स में से याद करना, जिसके पास मॉडल है वो मॉडल में से कर लेना। अगला है, वैक्यूलोवायरसिस क्या है? ये बीमारी है, ठीक है ना, इसे भी आप करके आना। अगला दे रखा है आपका, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी तो आप समझ ही चुके होंगे। पहला आपको टिप्पणी करना है पीसीआर पर के बारे में आपको बता करानी है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम, इस पर टिप्पणी करनी है। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, इसके ऊपर करने हैं। पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए, ये करके आना है। ध्यान रखना, पारजीवी जंतु जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा 95% चूहे बनाए गए हैं। ठीक है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है, ये भी ध्यान रखना कि जब कोई जीव शीत ऋतु में निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है या शीत निद्रा में चला जाता है तो वो शीत निष्क्रियता है। कुछ ऐसे होते हैं जो गर्मी में मतलब सोते रहते हैं, उसको ग्रीष्म निष्क्रियता बोलते हैं। मतलब सब पढ़ा रखा है मैंने, आपको तो बस यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। वाहोष्मी और आंतरोष्मी, ऐसे जीव जो बाह्य वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान बदल लेते हैं उनको वाहोष्मी प्राणी या असमतापी प्राणी कहते हैं। आंतरोष्मी, ऐसे प्राणी जो बाह्य वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान नहीं बदलते, ठीक है, जिनके शरीर का तापमान नियत बना रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आंतरोष्मी बोलते हैं। इसमें वाहोष्मी में आप एग्जाम्पल क्या बताएंगे? आप बता देंगे मछलियां हो गई, उभयचर हो गए, सरीसृप हो गए, ठीक है, और सामान्य भाषा में मेढक वगैरह है, छिपकली वगैरह है, ये आ जाएंगे। आंतरोष्मी में स्तनधारी और पक्षी आएंगे, जैसे मोर हो गया, चिड़िया हो गई, मनुष्य हो गया, है ना, कुत्ता हो गया, ये सब। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5-5 नंबर के आते हैं भाई, एक भी छोड़कर मत आना, पहले बता दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। और पेपर में टाइम मैनेजमेंट का विशेषकर ध्यान देना कि आप हर एक प्रश्न को करके आ पाए, कोई भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है। उसे करने से पहले आपको क्या काम करनी पड़ेगी, जो तो आपको 3-4 दिन का जो टाइम मिलेगा बीच में, इसमें प्रैक्टिस बहुत खतरनाक तरीके से करनी है। बिल्कुल भी पढ़ाई में ढील मत देना, यही टाइम है कुछ कर दिखाने का। जुनून के साथ पढ़ो अच्छे तरीके से। आइए अगला है, मनुष्य के नर जनतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ और कैसे संचित होते हैं, एक तो ये आएगा। अगला है, अथवा करके पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से एक करना है आपको, ठीक है। अगला है, अनुवांशिक कोड क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। जेनेटिक कोड मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। ये मेंडेल का लक्षण के पृथक्करण के नियम क्या हैं, चेकर बोर्ड द्वारा आरेखित निरूपण सहित वर्णन कीजिए। और इसमें युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी हमने पढ़ा रखा है आपको। अगला है, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए और उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। या किस भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं।
तो ये वो प्रश्न है जो आपके लॉन्ग आंसर में पूछे गए हैं, आप इन्हें याद करके जरूर जाना, पढ़ के जरूर जाना। अच्छे प्रश्न हैं पेपर में, ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के देखने को मिलेंगे। तो आज मैंने आपको 2022 का एग्जाम में बता दिया कि किस तरीके से आ सकता है बायोलॉजी का। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। हो सकता है कि यही आप लोगों को इसी तरीके के प्रश्न आपको बोर्ड में मिल जाएं तो आप अच्छे तरीके से कर पाएं। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए इसी चैनल पर स्टडी टिप्स नामक एक प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें आप एग्जाम से पहले उसे देखकर जरूर जाना, जिसमें एग्जाम में होने वाली गलतियां, मतलब एग्जाम से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी हैं वो मैंने आप लोगों को वहां पर बताई हैं। उनको देखकर जरूर जाना, आपको बहुत हेल्प करेंगी। और मैंने एक सीट बना रखी है जिसमें बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, उनको भी आप देखकर जाना, जिससे कि एग्जाम में आप 70 में से 70 लेकर आ पाए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपके एग्जाम अच्छे से हों और अच्छे से आप लोग पेपर में करके आ पाएं। ऑल द बेस्ट सभी लोगों के लिए। और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी आप लोगों का दोस्त हो, भाई बहन हो, उन लोगों को ये मॉडल, ये पेपर, ये मेरी वीडियो शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आपको तो फायदा मिले, उन लोगों को भी फायदा मिल सके। बाय बाय, टाटा।